Hello, learners. Welcome to IS Marathon. Here, I am back with a new lesson. Guys, अब हम पढ़ रहे हैं हमारा द मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया की सीरीज केस नंबर 10। अभी तक हमने 9 केसेस देख चुके हैं। इसके पहले हमने 2020 1920 के कुछ इंपॉर्टेंट केस देखे थे, और भी अब इन द लास्ट ईयर 2020 और 2021 में क्या केसेस आए हैं इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम से रिलेटेड, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले हम ये बेसिक्स कंप्लीट करेंगे। हमारे जो केसेस एक्चुअली में इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री पे इम्पैक्ट डाला है, इंडियन लीगल सिस्टम पे इम्पैक्ट डाला है, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट लेसन में हमने बच्चन सिंह केस देखा था, ठीक है, केस नंबर 9 था वो। And in this particular lesson we are going to discuss about the Minerva Mills, ठीक है, मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का केस है। ये 1980 पे आ चुके हैं हम। तो बेसिकली किससे रिलेटेड है? तो बेसिकली पावर ऑफ द पार्लियामेंट क्या है इन रिलेशन टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कितना पावर और कितना अथॉरिटी पार्लियामेंट रखती है अपने पास, और क्या कॉन्स्टिट्यूशन उसको लिमिट करता है क्या। तो ये बात बेसिकली हमको इस केस के पढ़ने के बाद पता चलेगी, ठीक है। या फिर इन्होंने कहा था फंडामेंटल राइट्स, बेसिकली इस केस से हमको ये पता चलता है डीपीएसपीज में कोई बैलेंस है क्या, बेसिकली, है ना। तो ये भी बताया गया। मिनरो मिल केस ने एक हार्मनी और एक बैलेंस बना दिया इन द एंड। जब केस आएगा देखना फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में, और ये हमारा एक बेसिक जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है उसका एक बहुत अभिन्न अंग है, ठीक है। और इसने ये भी कहा था कि जो पावर ऑफ कोर्ट है, बेसिकली एसेंस बता दे रहा हूँ मैं, हमारा हमेशा की तरह फॉर्मेट है, उसी को फॉलो करेंगे हम, ठीक है। इट रिस्टोर द पावर ऑफ द कोर्ट, कि क्या पावर है कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रिव्यू कर सके, ठीक है। ये कुछ 4 से 5 पॉइंट है, अब हम इसको देखने वाले हैं डिटेल में। यस, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई इट इज द लैंडमार्क जजमेंट, है ना। यस, नेक्स्ट है आपका, बेसिकली आपको बताया, मैंने अभी बताया था जब हम केस नंबर 7 देख रहे थे, जब केशवानंद भारती केस, ठीक है, 6 या 7 मैंने देखा था। उसके अंदर बेसिकली डिड्यूस तो इसी वाले केस में होता, लेकिन हमें इसके अंदर डिस्कस करना है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन मिनर्वा मिल्स केस में, है ना। यस, तो मिनर्वा मिल्स लिमिटेड जो थी वो आपके पिटिशनर थी, और उसके अलावा जो यूनियन ऑफ इंडिया है वो आपका रिस्पोंडेंट है ना। तो बैकग्राउंड देख लीजिए। मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बेसिकली एक टेक्सटाइल कंपनी थी, एक टेक्सटाइल लिमिटेड है, कपड़े बनाते हैं ये लोग, टेक्सटाइल, ठीक है। टाइम याद रखना 1980। यस, तो 1970 में, ठीक है, 1970 में गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कमेटी बनाई। 1970 में गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कमेटी बनाई। वो कमेटी थी बेसिकली इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 पे बेस्ड, ठीक है। इसके अंडर यानी कि सेक्शन 15 था इस वाले एक्ट का, जिसके अंदर इन्होंने एक कमेटी बनाई, है ना। क्यों बनाई? ताकि वो जो है इन्वेस्टिगेट कर सकें मिनरल मिल्स को, ठीक है, इसके प्रोडक्शन प्रोसेस को, है ना, इसके अफेयर्स को। तो गवर्नमेंट ये चाह रही थी, बेसिकली गवर्नमेंट का ओपिनियन ये था कि जो प्रोडक्शन हो रहा है बेसिकली इसमें बहुत सब्सटेंशियली फॉल हुआ है, ठीक है, मिनरल मिल्स में ये दिक्कत थी। इसलिए इन्होंने कमेटी बनाई अंडर सेक्शन 15 ऑफ आपका दिस वाला एक्ट, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 में, ठीक है। अब यहाँ पर कमेटी जब बनाई गई है तो इसके अंदर रिपोर्ट भी दी जाएगी, बिल्कुल दी जाएगी सर एंड मैम। तो 1971 में अराउंड 1 साल के बाद इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट दी। तो अब इस रिपोर्ट के बेसिस पे गवर्नमेंट ने एक सेक्शन एक ऑर्डर बेसिकली निकाला अंडर सेक्शन 18A ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट, जो अभी एक्ट हमने ऊपर पढ़ा 1951 का। इसके सेक्शन 18 के अंडर इन्होंने एक ऑर्डर निकाला गवर्नमेंट ने। अब इसका मतलब क्या था, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये मिनरल मिल सही से काम नहीं कर रही है, तो नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, अब वो टेक ओवर कर लेगी मिनरल मिल्स के मैनेजमेंट को। सिंपल बात, टू टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द मिनरल मिल्स को नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। ग्राउंड क्या है? ग्राउंड बेसिकली ये है कि जो आपकी मिनरल मिल्स हैं वो डेट्रीमेंटल है पब्लिक इंटरेस्ट में, सिंपल सी बात।
ठीक है, डेट्रीमेंटल है पब्लिक इंटरेस्ट में। अब आप खुद देखें, अभी हमने इशू क्या पढ़ा, यहाँ पर ग्राउंड क्या दिया जा रहा है, अब जजमेंट इज ऑल योर्स, ठीक है, ओपन है वो तो सबके डिस्कशन के लिए। बट पहले पूरा केस सुन लीजिए, इसके बाद अपना कोई जजमेंट बताना, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी देना, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। यस, तो दिस इज द टाइम व्हेन द मिनिमम मील वाज नेशनलाइज्ड एंड जो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंडर सेक्शन ऑफ सिक टेक्सटाइल अंडरटेकिंग्स नेशनलाइजेशन एक्ट 1974 का लेके आया और इसके अंदर इसको नेशनलाइज कर दिया। अब मिनिमम मील्स और इनके जो पेटिशनर्स थे उन्होंने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं जी बिल्कुल गलत बात है। अब इनके बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो सिक टेक्सटाइल अंडरटेकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट ऑफ 1974 है, ये वाला अभी अभी जिसके अंदर को नेशनलाइज किया, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है ही नहीं, है ना। सेकंड, गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर निकाला है अंडर नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसके कारण मिनिमम मील्स का सारा मैनेजमेंट जो है वो नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन के पास चला जाएगा, वो बेसिकली इट्स अ रॉन्ग डिसीजन गवर्नमेंट का, उनको अथॉरिटी नहीं है। सेकंड हो गया, ठीक है। थर्ड बात क्या कहते हैं, पहला मैंने आपको बता दिया 1974 का एक्ट, गवर्नमेंट ऑर्डर को गलत बताया। थर्ड है, इन्होंने कहा कि जो 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसके अकॉर्डिंग जो नेशनलाइजेशन एक्ट है, जिसके अंदर नेशनलाइजेशन एक्ट की एंट्री 105 जो 9th शेड्यूल में बेसिकली ऐड की गई थी। 9th शेड्यूल आपको पता है, 9th शेड्यूल में जब कोई लॉ जाता है तो उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है उसका, सिंपल। तो उसको भी उसकी भी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को यहाँ पर चैलेंज किया। उसके बाद आता है 31B, ठीक है, 31B आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको चैलेंज किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 4 एंड सेक्शन 55 ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन। देखो बहुत सिंपल तरीके से बता दूंगा, एक बार पढ़ लो बस लाइन जो इसमें लिखा है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो इन्होंने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट आपको पता है 1976 में आया था, ठीक है। क्या सर्कमस्टांसेस थे, इमरजेंसी थी उस टाइम पे, आप सबने पढ़ा है अच्छे से, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोलते हैं। जस्ट तो सेक्शन 4 बेसिकली है क्या, अब ये जो एक मिनट, यस, जो आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट है उसमें आपका जो सेक्शन 4 और सेक्शन 55 है ये है क्या, इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए अगर कोई बेसिकली प्रिंसिपल है जो कि पार्ट 4th में है ना, और स्टेट्स अगर उसको सिक्योर करना चाह रहा है, आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 में लॉ की डेफिनेशन है, ठीक है। इनमें ये कहा गया कि कोई भी ऐसी पॉलिसी जो स्टेट लेकर के आएगा ताकि वो अपने DPSPs को फॉलो करा सके, ठीक है, which and that policy or the law shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with or takes away and abridge the rights conferred by the article 14 and article 19। उसको अब्रिज किया जा सकता है अगर वो आपके फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14 और अंडर आर्टिकल 19 को वायलेट करता है, ठीक है। तो ये बात कही थी सेक्शन 4 में। उसके बाद आता है सेक्शन 55। सेक्शन 55 ने बेसिकली अमेंड किया था, सेक्शन 55 ने बेसिकली अमेंड किया था आपका आर्टिकल 368, उसके कुछ क्लोजेस थे, उसको इन्होंने अमेंड किया था। अब ये बहुत ही ईजी वे में समझा रहा हूँ, समझना। जो आपका सेक्शन 55 है इसके अंदर 2 क्लोजेस में बेसिकली क्या किया था, 2 क्लोज ऐड किए गए थे, ठीक है। ये जो आपका 42nd अमेंडमेंट था, एक क्लोज था आपका 4 और एक था 5, ठीक है। अब इसमें क्या था, देखो बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, समझ लेना। इसका मतलब था कोई भी ऐसा कानून, कोई भी कानून जो है वो किसी भी कोर्ट में किसी भी ग्राउंड में चैलेंज नहीं कर सकता कोई। तो और इसके अंदर आपका फंडामेंटल राइट्स हो, आपके DPSPs हो, सब इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कोई चैलेंज नहीं हो सकता, बाद में देखना इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी सुप्रीम कोर्ट, राइट। क्लोज 5 क्या है, क्लोज 5 आपका सेक्शन 55 का क्लोज 5 जो है उसका मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है पार्लियामेंट की, दिस इज अनलिमिटेड, कोई लिमिटेशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट। वो कुछ भी ऐड कर सकती है, वेरी कर सकती है और रिपील कर सकती है, ठीक है। तो ये बातें कही गई इन 2 क्लोज के अंदर, और इसी को बेसिकली चैलेंज भी किया गया हमारे मिल ओनर्स ने और मिल के जितने भी पिटिशनर्स थे। नाउ वी नीड टू डिस्कस द
लीगल इशू इन्वॉल्व। तो पहला, अब मैंने आपको बता दिया, अगर आपको प्लीज़, अगर अब तक समझ में नहीं आया तो प्लीज़ वापस जाकर रिपीट करना और समझना। सेक्शन 4 एंड 55 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का। पूरा केस ईजी हो जाएगा, एक बार पढ़ लेना वापस से, राइट। अब इसमें क्या आता है, पिटिशनर्स, सबसे पहले पिटिशनर्स का आर्ग्यूमेंट सुनते हैं। ये कहता है कि जो आपका सेक्शन 4 एंड सेक्शन 55 है 42nd अमेंडमेंट का, ये बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा है आपका आर्टिकल 368 जो है, जिसके अकॉर्डिंग हम अमेंडमेंट करते हैं, पार्लियामेंट अमेंडमेंट करती है ना, कि नो, ये ऐसी पावर नहीं है जो कि आपका बेसिक फीचर को बेसिकली अमेंड करे। हाँ, बेसिक फीचर को तो नहीं अमेंड कर सकता ना कोई भी ना, या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर सकता, नहीं कर सकता बिल्कुल भी। केशवानंद में कहा है सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही, तो उसी बेसिस पे इन्होंने क्या किया, इसको चैलेंज कर दिया। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट जो आपके पिटिशनर्स का है, बेसिकली वही जो मैंने आपको बताया अभी, कि किस तरीके से आपका जो सिख टेक्सटाइल अंडरटेकिंग एक्ट है, ठीक है, ये आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना, और इसको 9 शेड्यूल में भी डाल रहे हो आप, फिर भी गलत बात है ना। अब इसको चैलेंज किया बेसिकली क्योंकि जो DPSPs है पार्ट 4 में, उसको यहाँ पर प्राइमेसी दी गई है ओवर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। यानी कि अगर आप ये वाला एक्ट लेकर के आते हो, यानी कि DPSPs बड़े हैं आपसे फंडामेंटल राइट्स से। हाँ, तो ये डिबेट काफ़ी चली थी उस टाइम पे, और अब ये काफ़ी हद तक सोल्व हो चुकी है कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में, और जो है सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट्स और कन्वेंशंस, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आज कुछ थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, है ना। नेक्स्ट ये बोलते हैं पिटिशनर्स, अभी मैंने आपको सेक्शन 55 बताया था, जिसके अंदर आप जुडिशियल रिव्यू के परे हैं बेसिकली ये सब, और अमेंडमेंट पावर ऑफ पार्लियामेंट इज़ वेरी वाइड, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था सेक्शन 55 में, इसमें क्या कहा गया, सेक्शन 5 को बेसिकली 55 को चैलेंज करते हुए इन्होंने कहा कि बेसिकली जो आपका अमेंडमेंट है, वो आपका राइट टू सीक रेमेडीज़ इसको वायलेट कर रहा है सारे मैम, इसको वायलेट कर रहा है। कि कहता है कि जुडिशियल रिव्यू ही नहीं होगा तो किस तरीके से हम अपने लीगल रेमेडीज पा सकेंगे बेसिकली, है ना, ये भी इनका कहना था। अब यहाँ पर रिस्पोंडेंट्स ने क्या कहा वो सुन लीजिए आप। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर, जो मैंने ऊपर ये बात बताया आपको, ठीक है, सिख इंडस्ट्रीज एक्ट वाला, फिर उन्होंने DPSPFR और फंडामेंटल राइट्स के बारे में कहा, अब अमेंडिंग पावर्स के बारे में सुने। ये कहते हैं, रिस्पोंडेंट कहते हैं आपके कि पहली बात तो, अगर आप ये चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि वो ध्यान दे फंडामेंटल राइट्स की सुपरमेसी पर ओवर DPSP, देन इट इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज़ अल्ट्रा वायरस। ये कहते हैं आपके रिस्पोंडेंट्स, ये कहते हैं अगर अमेंडिंग पावर जो है पार्लियामेंट की टू वाइड एंड एकेडमिक, बहुत ही वाइड है और सब्जेक्टिव है ना, तो ये कहते हैं। देन रिस्पोंडेंट जो आपके यूनियन ऑफ इंडिया है, वो कहती हैं कि बेसिकली अगर गवर्नमेंट DPSPs को इम्प्लीमेंट करना चाह रही हैं तो कोई बेसिकली बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। सेकंड, ये कहते हैं कि अगर हमको पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आपके DPSPs है, अगर इनको इम्प्लीमेंट करना है तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में नेसेसरीली कर सकते हैं, ये बात है ना। तो इन्होंने ये बात कही, इट्स ड्यूटी है गवर्नमेंट की इसको इम्प्लीमेंट करना, सो इट कैन नॉट वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन एनी वे। अब इनका बहुत ही इंटरेस्टिंग एक आर्ग्यूमेंट है, बहुत अच्छा है सुनना। ये कहते हैं कि आप एक बात बताएं कि अगर हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन इट सेल्फ आर आपके फंडामेंटल, अगर हमें कंट्री का बेसिकली क्या एडमिनिस्ट्रेशन करना है, गवर्नेंस करनी है, और आपको DPSPs को इम्प्लीमेंट करना है उस पर लॉ बना करके, तो वो भी तो आपके फंडामेंटल ही हुए ना एडमिनिस्ट्रेशन के, बिल्कुल। तो अगर हम इसके लिए लॉ बनाते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और अमेंडमेंट लेकर के आते हैं, ठीक है, क्योंकि गोल्स है ना ये कंट्री के लिए DPSP सोशल वेलफेयर में, तो किस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे जी। ये इनका आर्ग्यूमेंट था, बैकिंग दिया था इनके आर्ग्यूमेंट को इन्होंने इस बेसिकली ऑब्जर्वेशन के थ्रू। नेक्स्ट बात ये बोलते हैं कि आप बेसिक यूनियन ऑफ इंडिया बोलती है आर्टिकल 38 इन इट सेल्फ इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, और अगर ये जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जैसा कि हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी की बात है कि ये बेसिकली आर्टिकल 38 अगर ये इन बेसिस पे आपके बेस्ड है बेसिकली
प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस पे, तो किस तरीके से ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिकली इनकेपेबल है किसी भी तरीके से एब्रोगेट करने के लिए। फंडामेंटल राइट्स आपके एब्रोगेट नहीं की जा सकते इसके थ्रू, इट इज़ इनकेपेबल ऑफ डूइंग दिस टाइप ऑफ स्टफ। ओके, सो डैमेजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ड्यू टू द आर्टिकल 38 या फिर DPSPs का इम्प्लीमेंटेशन करने की वजह से, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ठीक है। और अब इन्होंने कह दी बहुत बड़ी बात यहाँ पर, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अगर हम कुछ फंडामेंटल राइट्स को डिप्राइव कर दें सोशल ऑर्डर के लिए, तो इट इज़ नॉट टर्म्ड एज अ वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर के प्रोविजन का यहाँ पर वायलेशन नहीं है अगर हम सोशल ऑर्डर में कुछ फंडामेंटल राइट्स को डिप्राइव कर देते हैं। तो ये इनका आर्ग्यूमेंट है। तो अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं और देखते हैं। देखो लीगल इश्यूज क्या क्या इन्वॉल्व है, पहले मैंने आपको बताया क्या सेक्शन 4 एंड सेक्शन 55 ऑफ द 42nd अमेंडमेंट एक्ट बियॉन्ड है अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट, जो कि आर्टिकल 368 के। सेकंड, क्या DPSP को प्राइमेसी देनी चाहिए फंडामेंटल राइट्स पे, जैसा कि अभी कहा गया ऊपर, देखो फंडामेंटल राइट ले सकते हो अगर आपको DPSP फुलफिल करने हैं, ठीक है, इन अदर वर्ड्स। अब यहाँ पर हम वेट करते हैं किसका, हमेशा की तरह हमारी जजमेंट का, एंड जजमेंट इज टू उस टाइम के लिए अगर हम देखें तो टू रेवोल्यूशनरी टाइप ऑफ समथिंग, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर एंड मैम, अगर आप कहते हैं कि क्लोज 5 के आ जाने के कारण, जो कि मैंने भी आपको ऊपर बताया क्लोज 5 में क्या था कि कोई लिमिटेशन नहीं है पार्लियामेंट के ऊपर, तो ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर्स आर लिमिटेड, लिमिटेशंस हैं और ये ट्रांसग्रेस कर रही हैं लिमिटेशन को, इसलिए क्लोज 5 ऑफ आपके आर्टिकल 368 इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और अगर क्लोज 5 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो क्लोज 4 जो है वो भी इससे रिलेटेड है, हैंस इट इज ऑल्सो नल एंड वॉइड, ठीक है, इट इज ऑल्सो एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल थिंग। यस, सेकेंड ये कहते हैं कि आपका जो क्लोज 5 है वो सारी लिमिटेशंस जो होती है अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट को, उसको रिमूव करता है। और क्लोज 4 जो है, क्लोज 4 जो है आपके कोर्ट्स को डिप्राइव करता है जुडिशियल रिव्यू से। सो दिस इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू इन इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ आपका बेसिक स्ट्रक्चर। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात कही थी इस टाइम पे, इन्होंने कहा था अगर इस ऐसे ही चलता रहा तो आपका जो कोर्ट से जो है टोटली डिप्राइव हो जाएंगे अपने पावर टू रिव्यू द फंडामेंटल राइट्स, और अगर कोई इसको वायलेट करता है तो इन्होंने कहा था कि राइट्स विदाउट रेमेडीज आर अ रिट इन वाटर, ठीक है। ये इनका उस टाइम का स्टेटमेंट था, ताकि गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी पावर्स को कंजर्व कर सके, है ना। और आपका जो क्लोज 4 है वो ले रहा था इनसे, है ना। ये कहते हैं आर्टिकल 32 के अंदर हमने प्रोटेक्शन देने का वादा किया है, संविधान ने प्रोटेक्शन देने का वादा किया है, और सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ आपका फंडामेंटल एंड राइट्स ऑफ द सिटीजन। तो अब ये कहते हैं कि अगर हम इससे ही डिप्राइव हो जाएंगे तो हमारा जो भी क्या रहेगा ये बता दो आप मुझे, या फिर राइट्स का मतलब ही क्या रहेगा ये बता दो। अब आता है डिबेट का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पार्ट। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पार्ट 3 और पार्ट 4 यानी कि DPSPs एंड आपका फंडामेंटल राइट्स आर टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द कोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारे जो सोशल रेवोल्यूशन है उसका पार्ट है बेसिकली दोनों। तो ये कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्शियंस है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्शियंस है क्या आपके दोनों DPSPs इन फंडामेंटल राइट्स, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सो ये कहते हैं कि बेडरॉक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या चीज, द हार्मनी एंड द बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs इज एन एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा आंसर था बेसिकली, क्या फंडामेंटल राइट्स बढ़े या फिर क्या आपका DPSPs बढ़े। नहीं सर एंड मैम, दोनों की अपनी एक जगह है और इन दोनों में एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बैलेंस और हार्मनी इज द एसेंस एंड द पावर ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। और अगर फंडामेंटल राइट और DPSPs में अच्छा खासा तालमेल और बैलेंस रहेगा तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट पार्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ द केस। इंपॉर्टेंस यही कि वही 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने तो पार्लियामेंट को बेसिकली इतनी ज़्यादा पावर दे दी थी कि दिस इज़ टोटली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, डेमोक्रेटिक नेशन था, वो टोटलिटेरियन रिजाइम बनता जा रहा था, है ना। तो ये इनका मानना था क्योंकि पार्लियामेंट पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को ही रीराइट कर सकती थी, राइट। तो अब इसमें क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने मिनीरा मिल केस के अंदर, हम इंपॉर्टेंस देख रहे हैं कि कुछ प्रोविजंस जो थे 42nd अमेंडमेंट के,
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के, उनको उड़ा दिया, उनको हटा दिया, उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया, तो हमारा जो स्टेट है वो टोटलिटेरियन बनने से तो बच गया। ये तो पक्की बात है। अब मिनेरवा मिल्स केस जो है, मिनेरवा मिल्स केस जो है, इसने एक हारमोनी बना दी, हारमोनी क्रिएट कर दी और मेंटेन कर दी किसके बीच में, आपके डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल राइट्स के बीच में। दिस इज दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस ऑफ द केस मिनेरवा मिल्स लिमिटेड। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमने यहाँ पर आर्ग्यू किया है किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज में कॉन्फ्लिक्ट है, सोल्व है ना। नेक्स्ट आपका बात थी पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर, सोल्व हो चुकी है, वो भी हमने बता दिया, ठीक है। यस, तो ये दो इशू जो थे वो सबसे मेन इश्यूज थे। नेक्स्ट नेशन में और बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ लेकर के आने वाला हूँ मैं। यस, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, 1985 का केस है ये, ठीक है। आज भी जो है बीजेपी फ़ायदा उठाती है किसका, राजीव गांधी गवर्नमेंट को बेसिकली क्रिटिसाइज़ करने का, और वो इस केस के कारण ही हुआ था। इसका रीज़न क्या था, बहुत इंटरेस्टिंग वे में आने वाले टाइम में पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो काफ़ी सारा जो है वो आप इसके साथ अप्रिसिएशन दीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके। मिलते हैं अगले लेसन, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।